जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। इस वीडियो में M4R5 के जो 6 चैप्टर हैं उनका रिवीजन करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। एडमिट कार्ड आप सभी के आ चुके हैं और आपके जैसे 2 एग्ज़ाम हैं किसी बच्चे के तो दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। जिसके 4 एग्ज़ाम हैं उसके चारों एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपके पास टाइम बहुत कम है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो इसीलिए आप सभी को अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं आपको पहली बार में ही पास करने हैं, ये सोच के मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसमें M4R5 जिसको कहते हैं IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यही पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल है हमारा अहमद टेक्नोलॉजी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी और हम भी आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं आपको इसी मेहनत से आपको पास होना है, ठीक है। देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल, ये फर्स्ट चैप्टर है। टोटल 6 चैप्टर है, इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सबसे कम चैप्टर इसी में है। सेकंड चैप्टर है थिंग्स एंड कनेक्शन। थर्ड चैप्टर है आपका सेंसर एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। चैप्टर 4 है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं आपके एग्जाम में चैप्टर 4 से। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम और सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सबसे इजी चैप्टर है। चैप्टर 6 जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लिया गया है चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 6 चैप्टर का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। M4R5 मॉड्यूल 4 है आपका। चैप्टर 1 है, इसके जो इंपॉर्टेंट MCQ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IoT? IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन का आंसर पहले से हाईलाइट है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर पूछ ले आपसे डबल IoT पूछ ले तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कभी कभी IoT ना दे के डबल IoT दे देता है, ठीक है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पर उसका हो जाएगा इंडस्ट्रियल, बाकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो है। सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया? तो 1999 में। कब किया गया था? 1999 में। और किसने किया था ये भी पूछ लेता है, तो केविन एस्टन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? देखिए आ गया क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, केविन एस्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, और जो आपको नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उसको सोल्व कर लेना। बाकी जो वीडियो यूट्यूब पर पहले से अपलोड हैं 2-3 जो है उनको देख लेना, पास आपका एग्जाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 50 नंबर चाहिए 100 में से, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस का आपस में एक कनेक्शन है जो डेटा का डेटा को सेंस एवं एनालाइज करते हैं और नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IoT इकोसिस्टम। और ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये डिवाइसेस विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस से इन नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इथरनेट है, GPS, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ये सारे ही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उनका मुख्य कार्य है, यानी किसका? ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मुख्य कार्य अपने आसपास से आवश्यक डेटा को इकट्ठा करके उस डेटा को एक डेटाबेस के पास या एक प्रोसेसिंग सिस्टम के पास भेजना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंसर। किसका काम होता है? वो सेंसर का काम होता है। राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उनका मुख्य कार्य प्रोसेस किए गए डेटा को रूट करके उसके उपयुक्त इस्तेमाल के लिए डेटाबेस या नेटवर्क पर भेजना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेटवे। आपका क्या हो जाएगा? गेटवे। लाइक आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वे यूज़र को डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन के साथ आएगा, गारंटी देता हूँ इस बात की मैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, उनका मुख्य कार्य सेंसर द्वारा इकट्ठा किए गए रॉ डेटा को प्रोसेस कर उसे अर्थपूर्ण मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है, परिवर्तित करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। ये सब काम कौन करता है? प्रोसेसर ही करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि IIoT का फुल फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया था कि IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कूल होकर एग्जाम में जाना। जितना पढ़ा है अपने ऊपर विश्वास करके जाना कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से एग्ज़ाम आएगा, या जो मैंने पढ़ा है उसके बलबूते पे मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँगा। ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। डर के एग्ज़ाम को जाओगे तो एक नुकसान होगा, फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान ये होगा कि जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे आप कि मैंने पता नहीं क्या पढ़ा है, या आएगा या नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जाओ
तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर आईओटी डिवाइस का दिमाग होता है, ये बात ट्रू है, सच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेंसर आईओटी डिवाइस का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। पहले ट्रू फॉल्स आते थे ना आपके एग्जाम में, तो ये वही प्रीवियस ईयर के हैं। इनको पढ़ने की ऐसा नहीं है कि इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, लेकिन इनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पहले भी पूछ लेता था नेलेट। ठीक है। गेटवे डेटा के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, मदद करता है, ये बात सही है, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे एप्लीकेशन जिनकी जिम्मेदारी इकट्ठा किए गए डेटा को रेंडर करने की होती है, ठीक है, वे क्लाउड आधारित नहीं हो सकती, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लाउड आधारित हो सकती है, यहाँ पर लिखा है नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कह रहा है कि आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 मेगा 328 पी, और पी का मतलब पिको पावर होता है। ये पूछ लेता है कि 8 मेगा 328 पी में पी का मतलब क्या है, तो पिको पावर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यही फुल फॉर्म होती है। और क्वेश्चन नंबर 17 18, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता आईओटी डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म को इंफॉर्मेशन अटैक और फिजिकल टैम्परिंग से सुरक्षित करने की होती है, राइट आंसर भी हो जाएगा। और M1R5 का जिसका एग्जाम है, M1R5 में बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आएगा, लिब्रो ऑफिस वगैरह पढ़ लेना, अपना पूरा शॉर्टकट की पढ़ लेना, सारी फुल फॉर्म पढ़ लेना जो बताई है, और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, M1R5 तो ऐसे ही पास हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही दिखाऊंगा आपको मैं अभी। आर्डिनो किस देश की कंपनी है, तो ये इटली की कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। आईओटी में क्या चुनौतियां हैं, आईओटी जो है इसमें चुनौतियां क्या हैं, तो इसमें जो है ऊर्जा उपभोग की, सुरक्षा की, नेटवर्क और सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी की इसमें चुनौतियां हैं, सभी चीज़ इसमें क्या है अभी चुनौतियां बनी हुई हैं। WSN का फुल फॉर्म वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउड आईओटी संरचना का भाग है, जो क्लाउड है क्या वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भाग है, पार्ट है, तो ये हो जाएगा ट्रू आपका। आर्डिनो आईडीई वातावरण प्रदान करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एलसीडी एक डिस्प्ले डिवाइस है, ये ट्रू हो जाएगा। AMQP UDP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ट्रू हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये पीसी में यूज़ किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, AMQP का फुल फॉर्म एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32, IDE स्टैंड फॉर, IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो जाएगा, IDE का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मॉडल की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अविश्वसनीय, अनरिलायबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि आपको प्राप्तकर्ता का नाम नहीं पता है तो आप पत्र को कैसे बंद करेंगे, आपको जिसको आपको पत्र भेजना है उसको आप उसका नाम नहीं जानते तो कैसे भेजेंगे उसको, फिर योवर फेथफुली, ऑप्शन नंबर सी, भवदीय कह के उसको भेजेंगे। आईओटी सुरक्षा प्रबंधन में शामिल है हार्डवेयर के साथ सुरक्षा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी में डैश शामिल है, तो डेटा संग्रहण, डेटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी। आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो TCP/IP का यूज़ करते हैं। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, 4 लेयर इसमें होती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, संचार करने के लिए आईओटी से जुड़े उपकरणों की भारी संख्या, इसे कहा जाता है मशीन टू मशीन, यानी M2M कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि MQTT जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। आर्डिनो बोर्ड डज नॉट हैव मेमोरी, आर्डिनो में मेमोरी नहीं, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और सेंसर आउटपुट डिवाइस है, ये फॉल्स हो जाएगा। सभी आईओटी उपकरण बहुत सुरक्षित हैं, मैंने आपको बताया था सुरक्षित नहीं है, चुनौतियां बनी हुई हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपका चैप्टर 2 शुरू होता है, जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो 3 घंटे की बनाने से, 4 घंटे के बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू की कहानी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम आपका बहुत पास है, इसलिए वही पढ़ो जो एग्जाम में आए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह एक छोटे से कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, कोर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है माइक्रो कंट्रोलर। क्या हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है,
यह आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करता है, तो रोम हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, और एचडी यानी हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, I2C का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। I2 मतलब आई जो है वो 2 बार है और फिर सी है, इसलिए तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। डैश लगातार आने वाले इनपुट आउटपुट जैसे तापमान या गति के लिए होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश सिंपल लॉजिक या यस नो जैसे इनपुट के लिए होते हैं? उदाहरण के लिए स्विच को बंद करना, वायर को ट्रिप करना, कुछ प्रस्तुत करना या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का अर्थ होता है कि इसके सिस्टम की आउटपुट इस पर निर्भर करती है, किस पर? इनपुट पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में इसकी आउटपुट और इनपुट के बीच एक या एक से अधिक होते हैं क्या? फीडबैक लूप्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है जो एक दूसरे से सीधी कनेक्ट होती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस टू डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, कम्युनिकेशन में एक आईओटी डिवाइस शामिल होती है जो कंट्रोल मैसेज ट्रैफिक का आदान प्रदान करने के लिए सीधे तौर पर इंटरनेट क्लाउड सर्विस जैसे एक एप्लीकेशन सर्विस प्रदाता से कनेक्ट होता है। ये हो जाएगा आपका डिवाइस टू क्लाउड। और क्वेश्चन नंबर 10 है, बैक एंड डेटा शेयरिंग एक सिंगल डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल को एक्सटेंड करती है ताकि आईओटी डिवाइसेस और सेंसर डेटा अधिकृत थर्ड पार्टीज द्वारा एक्सेस किया जा सके। तो ये हो जाएगा बैक एंड डेटा सेविंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328P और पी का मतलब पिको पावर। आईओटी में क्या चुनौतियां हैं? ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी चुनौतियां इसमें हैं अभी। HTTPS का फुल फॉर्म पूछ लेता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर 443 नंबर पोर्ट पे काम करता है। और जो यहाँ पर पूछा है कि HTTPS एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का एक उदाहरण है जिसे इंटरनेट पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट होंगी जिनके शुरू में HTTPS होता है वो सुरक्षित वेबसाइट होती हैं। और OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में दोस्तों 7 लेयर होती हैं, TCP/IP लेयर में 4 लेयर होती हैं, इसमें 7 है, ऑप्शन नंबर सी। OSI लेयर 3 फिजिकल एड्रेसिंग से संबंधित है, ये फॉल्स हो जाएगा। प्यारे दोस्त नरेश, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर होती है, ना कि फिजिकल लेयर। इंटरनेट लेयर OSI लेयर नेटवर्क लेयर पर मैप करती है, तो बिल्कुल सही है। जो OSI की तीसरी लेयर होती है वो नेटवर्क लेयर होती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, प्यारे दोस्त नरेश यानी प्यारे, डी से दोस्त यानी डेटा लिंक लेयर, और एन से यानी नरेश से नेटवर्क लेयर हो जाएगा। TCP/IP मॉडल में केवल 4 लेयर शामिल हैं जिन्हें OSI मॉडल की कुछ लेयर को आपस में मिलाकर बनाया गया है, ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल बात सही कही गई है। यानी जो OSI की 7 लेयर हैं उन्हीं में से 4 लेयर TCP/IP की ली गई हैं, ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, 21 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है नहीं। कह रहा है कि गेटवे डेटा के कम्युनिकेशन में मदद करता है, ये ट्रू मैं बता चुका हूँ पहले भी। मैक एड्रेस की लंबाई क्या है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आप सभी जानते हैं जो मैक है ये 48 बिट्स का होता है। एक क्वेश्चन और लिखिए, IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है, ठीक है। और बस ये 3 क्वेश्चन जरूर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 23, ये वो क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स में नेलेट पूछता था पहले। या क्या ऑप्शन में अगर ऐसे ऑप्शन दिखाई दे तो इसको आप रट लें ज़रूर। कह रहा है कि डैश कम गति, कम लागत, कम पावर का सेलुलर नेटवर्क है जिसे IoT के लिए अनुकूलित किया गया है, तो LTE CAT-M हो जाएगा, ठीक है। और डैश के विपरीत ब्लूटूथ इंटरनेट से सीधे कनेक्ट नहीं होगा, वाईफाई हो जाएगा। और LTE CAT-M में M का क्या मतलब है बताइए? जो ये LTE CAT-M में M का क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पर मशीन होगा, मार्जिन होगा, मोटर होगा, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मशीन। और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, कह रहा है कि डैश पर डिवाइसेस को मैक एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है और इस पर लेवल पर प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस के बारे में चिंतित रहते हैं। डेटा लिंक लेयर OSI लेयर की दूसरी लेयर है ये, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, WSN का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और GPIO का मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्लाउड IoT संरचना का भाग है, ट्रू हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ कम ऊर्जा का उपभोग करता है या ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करता है, ये पूछेगा। तो कम ऊर्जा का उपभोग करता है। LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? TCP/IP में दोस्तों 4 लेयर होती हैं। SPI का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। और CAN का फुल फॉर्म कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है। ये चैप्टर 2 कंप्लीट आपके हो चुके हैं। अब चैप्टर 3 जिसका नाम है सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 3 है, ये वे डिवाइसेस हैं जो अपने आसपास से डेटा डिटेक्ट, इकट्ठा एवं रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सेंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेंसर हो जाएगा। सेंसर की यह प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि जिस घटना को सेंसर माप रहे हैं उसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में M4R5 में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पूछेगा, बहुत 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन होंगे और पढ़ने में आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस से बाहर से आए हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ लीजिए अभी। सेंसर की है प्रॉपर्टी, और 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके ऊपर से जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है, और ऑप्शन भी आपको देख के ऐसा लगेगा कि छोड़ दूँ तो अच्छा है, लेकिन आपको छोड़ने नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करके आना है ज़रूर। सेंसर की यह प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि माप के लिए जाने वाले पैरामीटर में न्यूनतम बदलाव कितना होना चाहिए ताकि आउटपुट सिग्नल में बदलाव डिटेक्ट किया जा सके। तो सेंसिटिविटी ऑप्शन नंबर ए। इन सेंसर को अपने वातावरण को मॉनिटर करने के लिए बाह्य पावर स्रोत की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हो जाएगा आपका पैसिव। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जिनको इन सेंसर को अपने वातावरण को मॉनिटर करने के लिए बाह्य पावर स्रोत की ज़रूरत होती है, यानी एक्सटर्नल पावर की, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव ऑप्शन नंबर ए। ये सेंसर कंटिन्यूस सिग्नल उत्पन्न करते हैं, तो एनालॉग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये सेंसर डिस्क्रीट सिग्नल उत्पन्न करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल। और क्वेश्चन नंबर 11 12 ट्रू फॉल्स के हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सेंसर एक स्रोत से उत्पन्न होने वाली उष्ण ऊर्जा को मापते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। 15 नंबर क्वेश्चन में है, डैश सेंसर गैसों और तरल पदार्थों में होने वाले बदलावों को पहचानता है, तो प्रेशर सेंसर है, उसका नाम क्या है? प्रेशर सेंसर है, जो क्या कह रहा है कि सेंसर गैसों और तरल पदार्थों में होने वाले बदलावों को पहचानता है, तो वो हो जाएगा प्रेशर सेंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डैश एक सोलेनाइड है, क्या है? खासतौर पर डिजाइन की गई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन नंबर ए। और 18 नंबर क्वेश्चन में है, ये सेंसर गति की कोणीय दर को मापते हैं, जिसे अक्सर एक धुरी पर गति और रोटेशन की माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो जाइरोस्कोप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 20, डैश एक आईसी है जिसके अंदर केवल सीपीयू होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का मतलब होता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और राइट आंसर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। यानी माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी है जिसके अंदर केवल सीपीयू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रेस्ट, MQTT, COAP, ये सारे प्रोटोकॉल हैं और इसमें होने वाले कुछ प्रसिद्ध आउटबाउंड हैं, तो प्रोटोकॉल मैंने बताया क्या प्रोटोकॉल हैं। और 23 नंबर देखिए, 16 बिट की माइक्रो कंट्रोलर केवल 8 बिट्स की इस्तेमाल कर सकता है, जिसके फलस्वरूप जो अंतिम रेंज उत्पन्न होती है वह है 0_655355। ये याद कर लेना इसको, इसी नंबर को पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर केवल 8 बिट्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके फलस्वरूप जो अंतिम रेंज उत्पन्न होती है वह है 0 255, ऑप्शन नंबर है। और माइक्रो प्रोसेसर की क्लाउड स्पीड माइक्रो कंट्रोलर की तुलना में हाई होती है। जब माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है माइक्रो कंट्रोलर की तुलना में कंपैरिजन अगर करें तो हाई होगी, ना कि लो। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा, कम लागत का और अपने आप में पूर्ण एक चिप पर कंप्यूटर होता है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम की तरह प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, डैश के सबसे पहले कार्यों में से एक है डेटा को ट्रांसफ़र और नॉर्मलाइज करना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गेटवे। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक माइक्रो कंट्रोलर के पास एक CPU साथ में कुछ निर्धारित संख्या में रैम, रोम और अन्य पेरिफेरल हैं जो एक सभी
एक सिंगल चिप में एम्बेडेड होते हैं, रैम रोम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 29 में हर सेंसर और एक्चुएटर एक डैश से जुड़ा होता है जो पहले से डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट की सहायता से डेटा या कंट्रोल स्विच हासिल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसर वे डिवाइस होती हैं जो अपने आसपास से डेटा को इकट्ठा करती हैं, डिटेक्ट करती हैं और रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं। रिले क्या है, रिले एक इलेक्ट्रिकली चालित स्विच होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 में डैश टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी है। तो RFID NFC, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर डैश में यूज़ किया जाता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर आपका। इथरनेट डैश में प्रयोग किया जाता है, तारयुक्त संचार में प्रयोग किया जाता है। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। ब्लूटूथ में डैश का प्रयोग किया जाता है बेतार संचार युक्त का, ठीक है। और DC मोटर क्या है, 2021 में पूछा था, परिचालक है। DC का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। DC इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम एक्चुएटर है। और LDR क्या है, सेंसर है, ठीक है। और ये हो गए हैं आपके चैप्टर 3 कंप्लीट। देखिए सब्सक्राइब लिखा है तो कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब, ओनली सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, लाइक करना चाहते हो कर सकते हो, वो तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो बात है, लेकिन आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर सकते हैं। आर्डिनो क्या है, ये पूछ रहा है कि आर्डिनो जो है वो है क्या। तो आर्डिनो ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो ओपन सोर्स प्रोग्राम किया जा सकने वाला सर्किट बोर्ड है। नीचे भी दिखाएंगे इसका चित्र आपको, ये देखिए यहाँ पर, ये आर्डिनो आपके जो सिलेबस में है वो UNO है, आर्डिनो UNO। और आर्डिनो UNO R3 है आपके सिलेबस में। आर्डिनो को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था, 2005 में। आर्डिनो को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मस्सिस्मो बेंजी के द्वारा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, 2005 में मस्सिस्मो बेंजी के द्वारा। और ये है क्या, ये सर्किट बोर्ड है एक। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सबसे प्रसिद्ध आर्डिनो बोर्ड में से एक है आर्डिनो UNO, सबसे फेमस है ये, ठीक है। यही पूछा है क्वेश्चन नंबर ए का, वो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वॉइड सेटअप जिन चीज़ों को सेट होना ज़रूरी है यह उन्हें सेट करता है फिर दोबारा नहीं होता। तो ये हो जाएगा ट्रू। जब वॉइड सेटअप है ये उनको रिपीट नहीं करता है, लेकिन जो आपका वॉइड लूप है ये रिपीट भी करता है। वॉइड सेटअप फंक्शन, इसमें वे इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि तब तक बार बार रिपीट होती है जब तक बोर्ड को ऑफ नहीं कर दिया जाता। तो ये बात भी आपकी ट्रू है, इससे क्वेश्चन एक जरूर आएगा। सही बोर्ड को टूल्स गेट बोर्ड इन्फो मेनू में जाकर सेट किया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अपलोड स्केच ऑप्शन फाइल मेनू में उपलब्ध होता है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, AREF का फुल फॉर्म एनालॉग रेफरेंस होता है। आर्डिनो में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है C लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर बी। यह डिवाइसेज आपको आर्डिनो प्रोजेक्ट को सर्किट पर बिना स्थायी रूप से सोल्डर किए हुए प्रोटोटाइप करने की अनुमति देता है। तो इसका हो जाएगा आपका स्लाइस बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। एक बार जब ब्रेड बोर्ड पर सर्किट बन जाता है तो आपको प्रोग्राम को अपलोड करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है स्केच, ऑप्शन नंबर सी। IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। और हर आर्डिनो स्केच में प्रोग्राम के 2 मुख्य भाग हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं सभी फंक्शन के बाहर और ग्लोबल वेरिएबल इनकी वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। सीरियल प्रिंट क्या करता है, उसी लाइन में प्रिंट करता है जिस लाइन में वो है, सीरियल प्रिंट फंक्शन। 21 नंबर क्वेश्चन में है सीरियल प्रिंट फंक्शन क्या करता है। सीरियल प्रिंट फंक्शन नई लाइन में प्रिंट करता है, लेकिन आपने अगर यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, इसमें लिखा है कि सीरियल प्रिंट टी के बाद भी एन है, तो एन मतलब न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, सीरियल प्रिंट है केवल, ठीक है, टी के बाद कुछ नहीं है, लेकिन नीचे वाले में टी के बाद एन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नई लाइन में प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, वह मेमोरी लोकेशन जहाँ वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर स्टोर होती है उसे कहते हैं एल वैल्यू। क्या कहते हैं उसे एल वैल्यू कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इंटीजर की रेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 26 नंबर क्वेश्चन,
डैश एक कंडीशनल ऑपरेटर है और इसका इस्तेमाल कुछ कंडीशन के आधार पर कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन मार्क कोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक इंटीजर लिटरल में एक सफिक्स भी लगाया जा सकता है जो यू एवं एल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। डू वाइल लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन फुटर भाग में दी जाती है और वाइल लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन हेडर भाग में दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। एरे की इंडेक्स वैल्यू जीरो से शुरू होती है। एरे की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। एक आइडेंटिफायर केवल इन से शुरू किया जा सकता है, एक लेटर या केवल अंडरस्कोर से शुरू किया जा सकता है। पाइथन में पूछ लिया जाए। फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन में स्टोर की गई वैल्यू कहते हैं, इसको आर वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आर वैल्यू। आइडेंटिफायर से आप क्या समझते हैं? एक प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन, कॉन्स्टेंट, क्लासेस, मेथड्स और अन्य ऑब्जेक्ट को दिए गए नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। एलडीआर का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आर्डिनो 2005 में प्रस्तावित किया गया, ट्रू। आर्डिनो यूएनओ सबसे लोकप्रिय है, ट्रू। आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर है 8 मेगा 328p और इसमें पी का मतलब पिको पावर होता है। और आर्डिनो आईडीई वातावरण प्रदान करता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 4 जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। पहला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजर की एक्टिविटी का लेखा जोखा अकाउंटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त शब्द या नंबर जो डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो पासवर्ड होते हैं। डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे दूसरा यूजर ना पढ़ सके एनक्रिप्शन, कूट लेखन कहते हैं। जैसे आपका फ़ोन का पासवर्ड कहें। कौन सी अवधारणा यह निर्धारित करती है कि यूज़र लॉग ऑन करने के बाद कौन कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है? तो एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश हैक का सबसे मशहूर आईओटी सुरक्षा पर हमलों में से एक है मेराई बूटनेट। नेटवर्क स्थापित करते समय सुरक्षा की पहली पंक्ति क्या हो जाएगी? फिजिकल रूप से नेटवर्क सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी। सभी आईओटी डिवाइस का पासवर्ड एक ही होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, अलग होना चाहिए। सभी आईओटी डिवाइस सुरक्षित हैं, फॉल्स। आईओटी में क्या चुनौती है? सारी ऊर्जा उपभोग की भी है, सुरक्षा की भी है, नेटवर्क संकुलन की भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। डबल आईओटी का मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में पब्लिक की होती है? तो डिजिटल सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार का हमला आम शब्दों की कोशिश कर पासवर्ड का अनुमान लगाने की कोशिश करता है? तो डिक्शनरी अटैक। ऑप्शन नंबर सी। ये पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन लेयर को सुरक्षित करने का सही तरीका नहीं है? क्लाउड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए। आईपीएस इंटर इसका आईपीएस मतलब वो पुलिस वाला आईपीएस नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्रिवेंशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्य शब्दों वाला पासवर्ड जैसे 1 से 8 तक या पासवर्ड को अपना पासवर्ड रखने से बचना चाहिए, ये ट्रू है। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग सा रखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 20, शक्तिशाली पासवर्ड लोअर केस होने चाहिए, अपर केस होना चाहिए, कोई विशेष कैरेक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे @ हो गया, आपका हैशटैग हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। असुरक्षित नेटवर्क है वाईफाई, हॉटस्पॉट, और एक टूल जो पैकेट का पाथ दिखाता है टी हो जाएगा। बाकी अनचाहे कमर्शियल ईमेल को स्पैम मेल भी कहते हैं। फायरवॉल एक प्रकार का नेटवर्क सिक्योरिटी वॉल है। फायरवॉल क्या है? सिक्योरिटी। और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ट्रू फॉल्स के हैं। हमें अपना पासवर्ड अपने कुत्ते के नाम पर रखना चाहिए, ट्रिपल सी में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉल्स हो जाएगा। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनल ऑफ थिंग्स होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। आईओटी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, आईओटी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ट्रू हो जाएगा। आईओटी उपकरणों को कम ऊर्जा का उपभोग करना चाहिए, ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन जी 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं। चैप्टर 6 है सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर 6 है, लास्ट चैप्टर है। और ये नगमा अंसारी ने आंसर किया होगा कमेंट बॉक्स में, ये उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर लड़की का ही नाम क्यों? अब भाई ये मिटाना, यहाँ से डिलीट करना भूल गए होंगे टीम वाले। अपने अंदर की शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है
उसे कहते हैं जागरूकता। क्या कहते हैं? जागरूकता। मोटिवेशन कह सकते हो इंग्लिश में। यानी आपके अंदर की शक्ति, अगर मैं कहूँ कि आप ओ लेवल एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ठीक है, तो पास कर सकते हैं, आपको अपने अंदर से जागरूक होना है। अपने अंदर की शक्ति आपने पहचानी, मोटिवेशन कि हाँ पास कर ही लूँगा एस ग्रेड से, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं। एस ग्रेड तो मुश्किल ही आएगा, लेकिन हाँ ए भी आ सकता है। वह व्यवहार जो हम नियमित रूप से आम तौर पर दोहराते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदत, यानी हैबिट। जो आप बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, वो आपकी आदत होती है, ठीक है, आदत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्सनैलिटी को कई फैक्टर्स के जोड़ से पहचाना जाता है जिन्हें कहते हैं पर्सनैलिटी, यानी निर्धारक। और क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी समय की भावनाओं को वे किस कारण पैदा हो रही हैं। आपकी जो फीलिंग्स है वो क्यों पैदा हो रही हैं, उनका हमारी सोच और कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझना कहलाता है भावनात्मक जागरूकता, ठीक है, भावनात्मक आत्म जागरूकता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे एक व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में समय के चरित्र, भावनाओं और उद्देश्य और इच्छाओं को जानता है और समझता है, उसे कहते हैं आत्म जागरूकता। आत्मसम्मान का इस्तेमाल एक व्यक्ति के समय की कीमत के संपूर्ण एहसास की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। दृढ़ता से हाथ मिलाना विश्वास को दर्शाता है, ये हो जाएगा ट्रू। जब भी आप किसी से मिलते हैं और मजबूती से हाथ मिलाते हैं तो वो आपके विश्वास को दर्शाता है कि आपके प्रति उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, या दोस्ती कह सकते हैं, मित्रता है। पोस्चर हमारे विश्वास और भावनाओं को नहीं दर्शा सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज में शरीर के पोस्चर होते हैं जिनसे दृष्टिकोण और भावनाओं को कम्युनिकेट किया जाता है, ये आपका हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इशारों का मतलब होता है शरीर के भागों को हिलाकर, विशेष हाथ या सिर को हिलाकर किसी उपाय या मायनों की अभिव्यक्ति करना, ये हो जाएगा ट्रू। सकारात्मक यानी पॉजिटिव लोगों के पास रहोगे ना, तो आपका जो आत्मसम्मान है वो निचले दर्जे पे नहीं जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। सकारात्मक लोग खुद की असुरक्षाओं को पोषित करने के लिए अन्य लोगों को हतोत्साहित करते हैं, उन्हें नीचा गिराते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। जो पॉजिटिव लोग होते हैं क्या वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हेरिडिटी उन फैक्टर को संदर्भित करता है जिन्हें इस अवस्था में पहचाना जाता है, गर्भाधान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति के आसपास लगातार घटित होने वाली चीज़ें यह पहचान करती है कि वह व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा और किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेगा। इन अनुभवों को कहते हैं सामाजिक अनुभव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सोशल सोशल कह सकते हैं आप, सोशल फीलिंग, अनुभव आपका। ऐसे व्यवहार और इमोशनल पैटर्न जो कि बायोलॉजिकल और वातावरण के फैक्टर से उत्पन्न होने वाली कैरेक्टर इस सिस्टम हो, कैरेक्टर सिस्टम सेट के रूप में डिफाइन किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, पर्सनैलिटी। यदि आप चीज़ों को लेकर सकारात्मक, आशावादी और स्थितियों के बुरे पहलुओं की बजाय अच्छे पहलुओं के बारे में सोचते हैं तो इस सकारात्मक पर्सनैलिटी कहते हैं, ट्रू। बुरे हालातों में भी अच्छी चीज़ें सोचना सकारात्मक जो है, यानी पॉजिटिव आपकी सोच है। वर्बल कम्युनिकेशन बिना बोले या बिना लिखे गए शब्दों का इस्तेमाल किए हुए इन्फॉर्मेशन या मैसेज के आदान प्रदान करने की अभिव्यक्ति को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। दो मुख्य प्रकार के प्रेरक होते हैं, मूलभूत और ब्राहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना और अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना, अपनी कमजोरियों पर विजय पाना, यह समय को नियंत्रित और प्रेरित करने, अपने पथ पर कायम रहने और सही कार्य करने की क्षमता है, आत्म अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में है, डैश आमतौर पर उन लोगों में कम होता है जो कि स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखते हैं, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश विनम्र व्यवहार है जो दूसरों के लिए विचार, दयालुता और सम्मानता के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर यानी मैनर्स। और क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। आत्मसम्मान के लक्षण हैं, आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि दूसरे आपसे बेहतर हैं, तो ये हो जाएगा आपका, कह रहा है कि आत्मसम्मान के लक्षण, आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि दूसरे लोग आपसे अच्छे हैं, आप उनसे अच्छे नहीं हैं। तनाव को मैनेज करना इस बारे में है कि रोजाना के दबाव को प्रभावी रूप से सम्मान करने के लिए प्लान बनाना। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का चैप्टर है, इसको अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आप इसको गलत नहीं करके आएंगे, यही उम्मीद है, क्योंकि इसमें जैसा आपके साथ होता है ना वही क्वेश्चन ऐसे इसमें चैप्टर में पूछे जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज के संदर्भ में इस प्रकार से हाथ मिलाना आपके विश्वास को जाहिर करता है जब आप किसी से कड़ा हाथ मिलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर
36 में है, बस क्वेश्चन नंबर 36 नहीं है, बस यही है। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो नेलेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो क्वेश्चन है ये PDF अपडेट हो जाएगी जुलाई 2024 में जब एग्जाम होंगे बच्चों के, ठीक है। अभी टाइम नहीं था इसलिए इसको अपडेट नहीं किया। ये क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में केवल MCQ क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनको ज़रूर पढ़ के जाना एग्ज़ाम में। और अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।